प्रिय छात्राओं, आज का हमारा इस वीडियो का टाइटल है हॉब्स और जॉन लॉक का तुलनात्मक विश्लेषण। हॉब्स और जॉन लॉक दोनों ही विचारक जो हैं सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं और इन विचारकों के मध्य क्या समानता और असमानताएं पाई जाती है, इस विषय पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर समानता की बात की जाए तो जॉन लॉक और हॉब्स के मध्य जो विशेषता समान रूप से पाई जाती है वो ये है कि दोनों प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, अर्थात प्राकृतिक अवस्था को दोनों स्वीकार करते हैं और सिद्धांत भी ये मानते हैं कि पहले व्यक्ति के जन्म के पश्चात प्राकृतिक अवस्था रही है, उसके पश्चात समाज, राज्य और अन्य संस्थाएं निर्मित हुई है। दोनों सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं कि समझौता हुआ है और समझौते के पश्चात राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो समझौते के बाद जो सरकारें निर्मित हुई है, अर्थात सरकार जो निर्मित हुई, सरकार जो बनी, उस सरकार से समझौता जनता का नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार समझौते का भाग नहीं है। दोनों विचारक राज्य का जो उद्देश्य है वो ये प्रतिपादित करते हैं कि राज्य शांति की स्थापना के लिए हुआ है, अर्थात हॉब्स मत्स्य न्याय की बात करता है इसलिए शांति की बात कहता है, तो जॉन लॉक ये कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी विवेचना और व्याख्या का अभाव है, इसलिए उस स्थिति को स्थायी रूप से शांति के रूप में बनी रहे, इसलिए वो समझौता करता है। तो व्यक्ति की सुरक्षा, कानून भंग करने वाले को दंड देने का अभाव और शांति की स्थापना के लिए ये समझौते के मध्य बिंदु माने जाते हैं और इसी आधार पर वे समझौता करने की बात को स्वीकार करते हैं। दोनों का दर्शन जो है व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है। जॉन लॉक प्राकृतिक कानून के सिद्धांत की इस बात पर पुष्टि करता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, अर्थात व्यक्ति स्वार्थी है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्राकृतिक अधिकार कानून प्रत्येक व्यक्ति में निहित अंतरंग और अभेद अधिकारों का दावा करते हैं, ऐसा जॉन लॉक मानते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो जॉन लॉक का जो सिद्धांत है वो भी उतना ही अहमवादी बन जाता है जितना कि हॉब्स का सिद्धांत अहमवादी। लॉक का जो मानस सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ माइंड जिसको हम कहें, वो मनुष्य के व्यवहार की व्याख्या करने में अहमवादी विवेचना या अहमवादी तत्व दिखाई देते हैं। ये बात अलग है कि हॉब्स के मानव व्यवहार की व्याख्या आत्मरक्षा के आधार बिंदु से हुई है। दूसरी ओर जॉन लॉक की जो विचार है वो सुख और दुख के आधार पर बिंदु से निर्मित होते हैं। इससे अहमवादी प्रकृति में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती, बल्कि सुख और दुख की गणना भी सुरक्षा की तरह ही आत्म केंद्रित, सेल्फ कंट्रोल्ड ही दिखाई देती है। अर्थात हम ये माने कि जॉन लॉक और हॉब्स दोनों का जो चिंतन है उसमें समानताओं का अगर मूल बिंदु ढूंढा जाए तो ये समझौते की बात करते हैं, इसके साथ दोनों प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, दोनों अधिकार अहम की बात करते हैं, दोनों जो है व्यक्तिगत चिंतन की बात करते हैं, व्यक्ति को आधार बिंदु मानते हैं। दोनों व्यक्तिवादी, उपयोगितावादी विचारक हमें दिखाई देते हैं। ये समानताएं जब हम चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही विचारक हैं, दोनों में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, बल्कि दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। परंतु व्यवहार में देखा जाए तो ये प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक दूसरे के मध्य इतने अंतर दिखाई देते हैं, अगर इनका विश्लेषण करें या इनके विचारों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इनके विचार अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देते हैं। जैसे मैं आपसे बात कहूँ कि हॉब्स जो है मनुष्य को हिंसक मानता है, क्रूर मानता है, निर्दयी मानता है, स्वार्थी मानता है, और वो कहता है कि मनुष्य दुष्ट है, बेसिकली अच्छा नहीं। अब जॉन लॉक का चिंतन देखिए, टोटली डिफरेंट हो जाता है। जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य तो दयालु है, मनुष्य सहिष्णु है, उसमें उदारता और परमार्थता के गुण पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिखाई दे रहा है यहाँ जॉन लॉक के विचार। तो एक बहुत अच्छा बताता है, एक व्यक्ति को बहुत बुरा बताता है, तो इतना डिफरेंस, अर्थात दोनों में रात और दिन का अंतर दिखाई दे जाता है। ऐसे ये हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है उस अवस्था में सतत अर्थात निरंतर संघर्ष जारी रहे हैं, और वो संघर्ष जो है वो युद्ध की अवस्था बन जाता है, और संघर्ष के पीछे कारण आत्म सुरक्षा है। संघर्ष के पीछे कारण अपना विकास नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा को स्थायी बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति एक दूसरे से असुरक्षित दिखाई देता है, इसलिए सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है।
जबकि जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सौहार्द और पारस्परिक सहयोग की अवस्था थी, और ये अवस्था इतनी अच्छी अवस्था थी कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का ध्यान रखता है और ये मानता है कि मैं जो कार्य करूं और जो इच्छा रखूं वही दूसरा भी कर सकता है। अर्थात एक दूसरे के प्रति सौहार्द, एक दूसरे के प्रति उसके व्यवहार का ध्यान रखना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, ये विचार जॉन लॉक के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हॉब्स का व्यक्ति झगड़ालू है, जबकि लॉक का व्यक्ति शांत और सहयोगी है। हॉब्स और लॉक में जो समझौता होता है, उस समझौते में सामाजिक समझौता, हॉब्स का समझौते के लिए विचारकों की ये कहना है कि एक दासता का दुपट्टा है। ये दासता का एक व्यक्ति सारी स्वतंत्रता छोड़ देता है, अपने अधिकार छोड़ देता है और एक आत्मरक्षा के लिए दासत्व को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जो लेवियाथान बनाया जाता है, लेवियाथान की स्थापना की जाती है, उस लेवियाथान में संपूर्ण शक्ति उस शासक को दे दी जाती है और उस शासक की हर आज्ञा का पालन करना, संप्रभुता शक्ति के निर्देशों की अनुरूप कार्य करना व्यक्ति का दायित्व बन जाता है। जबकि जॉन लॉक सामाजिक समझौते के माध्यम से भी स्वतंत्रता का द्योतक ही बना रहता है। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं उसमें स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत आत्म सुरक्षा है और संपत्ति है। ये तीनों चीज़ आवश्यक है और तीनों व्यक्ति को प्रकृति से प्राप्त होती है। हॉब्स का राज्य सर्वशक्तिमान, असीमित, निरंकुश और प्रभुत्व संपन्न असहिष्णु राज्य का निर्माण होता है समझौते के परिणामस्वरूप। जबकि जॉन लॉक का जो समझौता है उसके बाद जो राज्य निर्मित होता है वो संवैधानिक राज्य होता है, अर्थात जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन करेगा। तो संवैधानिक राज्य है, सीमित और मर्यादित राजतंत्र, उसकी एक सीमाएँ निर्धारित है, ट्रस्ट के आधार पर जो उसे कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को ही उसे करना है। वो मर्यादित है, अर्थात वो उदार भी है और राजा सहिष्णु भी है और संपत्ति छीनने का कार्य नहीं करता। इसी प्रकार हम हॉब्स और लॉक की तुलना में अगर देखें तो राज्य और समाज को हॉब्स एक ही मानता है। राज्य में और समाज में कोई विशेष अंतर नहीं करता, समझौते के माध्यम से वो यही बताता है और वैसे भी कहता है कि व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया और सत्ता लेवियाथान के हाथ में दे दी। तो ये जो राज्य है और समाज है इसमें कोई अंतर नहीं करता। जबकि जॉन लॉक ये कहता है राज्य और समाज में अंतर है, क्योंकि पहले उसकी जो अवधारणा दिखाई देती है, उसकी जो समझौते का जो विचार दिखाई देता है, उसकी जो ध्वनि दिखाई देती है वो ये कहती है कि समझौता दो होता है। नागरिकों ने आपस में समझौता करके समाज नामक व्यवस्था बनाई और एक ट्रस्ट के रूप में राज्य को ये चीज़ें दे दी। तो ट्रस्ट से समझौता नहीं है, ट्रस्ट के पास रखी हुई धरोहर है, इसलिए समझौता कहीं नहीं होता। राज्य नामक संस्था से समझौता दिखाई नहीं देता है। इसलिए जॉन लॉक अपने जो समझौता है उसको अर्थात राज्य और समाज दोनों को भिन्न मानते हैं। हॉब्स की संप्रभुता शक्ति पर सर्वाधिक जोर देते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जॉन लॉक संप्रभुता शक्ति राजा में नहीं जनता में निवास करने की बात करते हैं, जनता की स्वीकृति से ही शासन करने की बात करते हैं। इसलिए यहाँ हॉब्स जन सहमति की बात कर जाते हैं और यहाँ हॉब्स जन सहमति की बात नहीं करते, बल्कि जॉन लॉक जन सहमति को स्वीकार करते हैं, जनता के विचारों को स्वीकार करते हैं, जनता के अधिकारों को स्वीकार करते हैं और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जनता के पास सारे अधिकार सौंपने के बाद भी विद्रोह का अधिकार उसे सुरक्षित रूप से प्रदान कर देते हैं, चाहे वो बहुमत के आधार पर ही उसे प्रदान क्यों न करते हैं। हॉब्स कानून और नैतिकता में कोई विभेद नहीं करते। हॉब्स के चिंतन में कानून और नैतिकता दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। जबकि जॉन लॉक नैतिकता के जनक माने जाते हैं। जॉन लॉक नैतिकता के द्वारा कानूनों का निर्माण मानते हैं और जॉन लॉक तो यहाँ तक कह जाते हैं कि कानूनों की अगर कोई जननी है, कानूनों का निर्माण अगर कहीं से होता है तो वो नैतिकता के माध्यम से ही होता है। अतः जॉन लॉक नैतिकता के विचारों को स्वीकार करते हैं, जबकि हॉब्स नैतिकता के विचार स्वीकार नहीं करते हैं। हॉब्स सत्ता के उपासक हैं, शक्ति और केंद्रीकरण पर जोर देते हैं, जबकि जॉन लॉक स्वतंत्रता के उपासक होते हुए लोक शक्ति के विभाजन पर, विकेंद्रीकरण पर, शक्तियों का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में बंटवारा करते हुए दिखाई देते हैं। हॉब्स की जो पद्धति है वो दार्शनिक पद्धति है और जॉन लॉक की पद्धति अनुभवात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए जॉन लॉक दिखाई देते हैं। हॉब्स क्रांति के विरोधी हैं,
राजतंत्र के समर्थक हैं, शक्ति को न्याय की कसौटी मानते हैं, जबकि जॉन लॉक क्रांति के समर्थक हैं, प्रजातंत्र के प्रति सहानुभूति रखते हैं, शक्ति और न्याय की कसौटी को नहीं मानते। वो कहते हैं न्याय की कसौटी अलग है, शक्ति अलग है, क्योंकि शक्ति के द्वारा न्याय नहीं, न्याय तो न्याय होता है। इस प्रकार हॉब्स और जॉन लॉक में अगर बेसिक यहाँ डिफरेंस अगर हम दिखाई दें तो ये क्रांति का पक्षधर है और हॉब्स क्रांति का पक्षधर नहीं है। हॉब्स राजतंत्र का समर्थक है, जबकि लॉक सीमित राजतंत्र या संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक है। हॉब्स शक्ति में ही सब कुछ न्याय, समानता, स्वतंत्रता निहित मानते हैं, जबकि जॉन लॉक कहते हैं शक्ति केवल सुरक्षा के लिए होती है, शक्ति व्यवस्था के लिए होती है, शक्ति नियंत्रण के लिए होती है, शक्ति न्याय नहीं हो सकती। हॉब्स धर्म की अंदर आस्था नहीं रखते हैं, हॉब्स धर्म को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि राज्य के अधीन चर्च को रहना चाहिए, जबकि जॉन लॉक एक धार्मिक व्यक्ति हैं। चर्च और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र को पृथक पृथक बात करते हैं और वो कहते हैं कि दोनों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। हॉब्स के सिद्धांत मौखिक दिखाई देते हैं, जबकि जॉन लॉक के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आलोचक ये कहते हैं कि ये नकली सिद्धांत दिखाई देते हैं। हॉब्स के लिए उसके दर्शन में पूर्ववर्ती और मध्यकालीन लेखक और धर्माचार्यों के वचनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हॉब्स से पूर्व उसने किसी प्रकार के विचारक या व्यक्तियों के प्रभावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हॉब्स का चिंतन एक प्रकार से मूल चिंतन दिखाई देता है, जबकि जॉन लॉक के विचारों पर बहुत सारे विचारकों का प्रभाव दिखाई देता है। विभिन्न विचारों को जोड़कर जॉन लॉक ने एक नूतन विचार का निर्माण करने का कार्य किया है। मूल विचारक जॉन लॉक नहीं दिखाई देते, बल्कि हॉब्स मूल विचारक दिखाई देते हैं। हॉब्स मूलतः दार्शनिक और सिद्धांतवादी विचारक हैं, जबकि जॉन लॉक व्यवहारवादी और यथार्थवादी विचारक के रूप में उभरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जॉन लॉक का जो चिंतन है, जॉन लॉक की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में एक और क्रांति होती है, राजा की मृत्यु मार दिया जाता है, उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना होती है, गणतंत्र के पश्चात पुनः राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, गौरवपूर्ण क्रांति होती है, राजा के अधिकार को सीमित कर दिया जाता है और एक देवी अधिकार छोड़कर राजतंत्र के अंदर जन सहमति की बात की जाती है कि राजा जो है जनता के द्वारा निर्मित है, कोई ईश्वरीय या देवी नहीं है। इस प्रकार उसका जो चिंतन है वो व्यवहारिक चिंतन के रूप में उभर कर आता है, जबकि हॉब्स का चिंतन दार्शनिक चिंतन है, सैद्धांतिक चिंतन दिखाई देता है। और हॉब्स एक नूतन चिंतन जो करता है, समझौते की बातें जो करता है, संप्रभुता शक्ति जो एक लेवियाथान को सौंप देता है, वो एक मौलिकता उसमें दिखाई देती है, झलक आती है। हॉब्स के सिद्धांतों में इसीलिए मौलिकता निहित है, तर्कयुक्तता है उसमें दिखाई देती है, तर्क के साथ उसमें जो है अपने विचारकों को कहने की एक दृढ़ता दिखाई देती है, जबकि लॉक की दृष्टि पैनी है, सूक्ष्म विवेचन की है, शक्ति और कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की सामर्थ्य जॉन लॉक में दिखाई नहीं देती। फिर भी अपने सिद्धांतों की सरलता के कारण, विचारों की व्यवहारिकता के कारण लॉक का सिद्धांत भावी पीढ़ियों को अधिक लोकप्रिय लगता है, अधिक सुहाता है, जबकि हॉब्स का चिंतन सुहाता नहीं है, क्योंकि हॉब्स निरंकुशता की बात करता है और सारा जो भविष्य है वो निरंकुशता का नहीं, प्रजातंत्र का दिखाई देता है। और प्रजातंत्र के विचार की अगर हम बात करें तो उसमें जनता की सहमति जॉन लॉक के विचार में दिखाई देती है। हॉब्स व्यक्ति के मौलिक अधिकार और जन सहमति पर आधारित शासन, संवैधानिक और मर्यादित राज्य व्यवस्था, कानून का शासन, संसद की सर्वोच्चता, शक्ति का विभाजन, इन पर विश्वास नहीं करते, धार्मिक सहिष्णुता पर विश्वास नहीं करते, जबकि जॉन लॉक इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। वो मानव के अधिकारों की बात करते हैं, जन सहमति की बात करते हैं, निश्चित और सीमित संविधान के अनुरूप शासन की बात करते हैं और शासन के कार्यों का विभाजन करते हैं कि एक ही हाथ में शक्ति अगर आ जाती है तो वो नियंत्रित नहीं, निरंकुश बन जाती है। धार्मिक सहिष्णुता की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड के साथ आधुनिक विश्व में अधिसंख्यक जो राज्य हैं उन राज्यों का सिद्धांत आज जॉन लॉक का सिद्धांत दिखाई देता है, हॉब्स का सिद्धांत दिखाई नहीं देता है।
आज जो भी राज्य हैं उन राज्यों पर प्रभाव अगर कहीं कम देखें, उन संविधानों पर प्रभाव देखें तो लॉक का प्रभाव अधिक है, हॉब्स का प्रभाव नहीं है, नगण्य मात्र है। जहाँ हॉब्स और लॉक में मतभेद है वहीं भावी पीढ़ियाँ जॉन लॉक का समर्थन ज़्यादा चाहती है, जॉन लॉक के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है, हॉब्स के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों विचार, चाहे समझौतावादी विचारक हों, चाहे वो दोनों विचारक राज्य के निर्माण की थ्योरी नहीं देते हों, परंतु उनके विचारों में मूलभूत और गहराई से अध्ययन करने पर अंतर ही दिखाई देता है। धन्यवाद।